छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है जो हिला देगी कि आखिर देश में हर त्योहार के दौरान हिंसा क्यों होती है। जुलूस के नाम पर दंगा करने वालों पर चलेगा अब योगी का डंडा। सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह देखिए, यह है मध्य प्रदेश की तस्वीर। ऊपर लगा हुआ एक बैनर जिसमें लिखा है हिंदू राष्ट्र। देखिए नीचे से आग फेंकी गई है जो हिंदू राष्ट्र के झंडे को जलाने के मकसद से फेंकी गई। तस्वीर आप देख रहे हैं, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, उसमें लड़के भी हैं और उपद्रवी भी शामिल हैं। उपद्रवी देखिए कैसे आग का गोला, आग का गुबार निकाल रहे हैं, मुंह से केरोसिन ऑयल या पेट्रोल फूंक रहे हैं और उसके बाद आग का जो शोला है वो हिंदू राष्ट्र के बैनर की तरफ उछलता है उसे जलाने के मकसद से। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद देखिए मध्य प्रदेश की तस्वीर। रतलाम में लोग थाने के सामने बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे कि कार्रवाई करो उन लोगों के खिलाफ। मध्य प्रदेश के बाद आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार के सीवान में कुछ इस तरह से मनाया गया मुहर्रम। तस्वीरें आप देखिए जरा। अगली तस्वीर बिहार की देखिए। बिहार के दरभंगा में देखिए लाठियां चली हैं। दो समुदायों में हिंसा हुई है, एक तरफ से पत्थरबाजी, एक तरफ से लाठियां शुरू हुई। होता है और इसके बाद देखिए दरभंगा में जब हालात तनावपूर्ण हो गए तो मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस दल बल के साथ पहुंची है जिससे हालात काबू में पाए जा सके। देखिए अगली तस्वीर आई हाजीपुर में। देखिए
दंगाइयों ने बस फूंक डाली है, उपद्रवियों ने आग लगा दी है। जिस त्योहार को मातम के मकसद से मनाया जाता है, आखिर उसमें हिंसा की जगह कहां हो सकती है, उसमें आगजनी की जगह कहां हो सकती है? तो मध्य प्रदेश और बिहार की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए क्या हुआ। ताजिया इतना बड़ा बना दिया 170 फीट कि 170 फीट का ताजिया गिर गया। उसके बाद देखिए लखीमपुर खीरी से ये तस्वीर है यूपी में, जहां पत्थरबाजी शुरू हुई दो पक्षों में। उज्जैन में क्या हुआ? ये रूट जा रहा है, ये ताजिया जा रहा है, भीड़ आप देख रहे हैं, दोनों तरफ बैरिकेटिंग सीधे जा रहा है। सीधे चलते चलते अचानक ये मुड़ जाता है, सीधे जा रहा है, रूट से डाइवर्ट होता है और फिर पुलिस लाठी चलाती है। देखिए पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू की। पुलिस ने खदेड़ा है लोगों को, क्योंकि रूट था सीधे जाने को और पूरा ताजिया जिधर बैरिकेटिंग था, रूट नहीं था, उस तरफ मोड़ दिया गया। जिसके बाद ये देखिए सीधे जा रहा है, इसको सीधे ही जाना था, लोग भी सीधे जा रहे थे, लेकिन पीछे वालों ने देखिए घुमाया है और ये रूट डाइवर्ट हुआ। जिस तरफ बैरिकेटिंग थी उस तरफ घुमा दिया गया, पूरा बैरिकेटिंग तोड़ दिया गया। ये देखिए पूरा ताजिया घुमा है, ये बैरिकेटिंग टूटा है और फिर पुलिस ने लाठियां चलाई। मध्य प्रदेश में देखिए मंदिर के सामने जुलूस था और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। बरेली में देखिए, बरेली में ताजिया में आग लग गया। कहा गया था बहुत ऊंचा ना बनाया जाए, बहुत जगह ताजिया हाई टेंशन तार से टकरा गए और कई लोग घायल हो गए, एक की जान भी चली गई बिहार में। यह तस्वीर आप देखिए बरेली की। अरे अंदर लग गई। वीडियो को बढ़ाओ, वीडियो मत बढ़ाइए, वीडियो को मत लेते नीचे गिरा देगा। जा सके जा वाले में, नीचे वाले में, पल्ले वाले में। यूपी में ही कुछ और तस्वीरें सामने आई, जब जुलूस में ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई के पोस्टर लेकर लोग निकले थे। आयतुल्ला खमनेई के पोस्टर लोगों के हाथों में थे। जान भी कुर्बान है, के परवान पर जान भी कुर्बान है। और इसी जुलूस में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही थी, बहराइच में, यूपी के बहराइच में। देश में
में जुलूस के नाम पर कुछ लोगों ने दंगे फैलाने की साजिश रची थी। त्योहार में नफरत के पत्थर फेंककर वो माहौल बिगाड़ने में लगे थे। रतलाम से लेकर बरेली और शाहजहांपुर से सीतापुर जुलूस के नाम पर खूब हंगामा मचा, लेकिन योगी और मोहन यादव के कानून का ऐसा डंडा चला कि सारी साजिश हवा हो गई। जो दंगाई माहौल बिगाड़ने में लगे थे अब वो बचते भाग रहे हैं, लेकिन यूपी से लेकर एमपी तक ऐसे उपद्रवियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि योगी और मोहन सरकार ने साफ कह दिया है त्योहार पर जो नफरत वाला वार करेगा उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका होगा तुरंत और कड़ा इलाज। अब देखिए जरा, सिर्फ एक राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसा क्यों हुआ कि सभी राज्यों में हिंसा हुई, बवाल हुआ, हंगामा हुआ? क्या सब प्लान था पहले से? सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश में कहां क्या हुआ। मध्य प्रदेश में रतलाम, उज्जैन, शाहजहांपुर में हिंसा हुई। उत्तर प्रदेश में देखिए यूपी में बरेली, आगरा और लखीमपुर में हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई। सीतापुर, बहराइच और कुशीनगर भी इसमें शामिल है। बिहार में देखिए जरा, बिहार में दरभंगा, भागलपुर, कटिहार और मुजफ्फरपुर, इन जगहों पर हिंसा हुई, उपद्रव हुआ। लेकिन कहां कहां आखिर हिंसा के पीछे वजह क्या थी? क्यों पत्थर चले, क्यों लाठी डंडे चले, यह मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश, यह तस्वीर देख रहे हैं रतलाम की। मुहर्रम जुलूस में हिंदू राष्ट्र के बैनर से छेड़छाड़ की गई और जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने बैनर की ओर आग फेंकी। आग से हिंदू राष्ट्र के बैनर का कुछ हिस्सा जल भी गया है। वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू संगठन के लोग भड़क उठे। हिंदुओं का अपमान बताते हुए बाजार बंद करवा दिया गया। आरोपियों पर एक्शन की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीर देखिए। मुहर्रम के जुलूस में कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। जुलूस आयोजक घोड़ा लेकर प्रतिबंधित रास्ते से जा रहे थे। पुलिस ने रोका तो धक्का देकर लोग आगे निकलने लगे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से खदेड़ दिया है। पुलिस के लाठीचार्ज से जुलूस में भारी हंगामा मच गया। एमपी के शाहजहांपुर की तस्वीर। मुहर्रम के जुलूस में एक समुदाय के दो गुट आपस में दरअसल भिड़े। एक गुट मंदिर के सामने से जुलूस ले जाना चाहता था, दूसरे ने इसका विरोध किया। इस पर एक गुट ने मंच से दूसरे के लिए अपशब्द कह दिए और इस बात पर पहले बहस हुई, फिर हाथापाई और मारपीट होने लगी। यूपी लिए चलता हूं, लखीमपुर में देखिए ताजिए के जुलूस में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। पहले दूसरे समुदाय के घर में पाउडर और पत्थर फेंके गए और फिर विरोध करने पर भारी हंगामा शुरू हो गया। हिंदू संगठन इस घटना से आक्रोश में। यह बरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं। ताजिया मंच टूटने पर बरेली में भारी बवाल हुआ। शरारती तत्वों ने जुलूस से पहले मंच तोड़ दिया। गुस्से में इलाके के व्यापारियों ने भारी विरोध जताया। कहा जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे ताजिया नहीं उठेगा। कुशीनगर की तस्वीर देखिए। मंदिर के सामने मुहर्रम का जुलूस निकालने पर बवाल हुआ। इस्लामी झंडा लहराते हुए कुछ लोगों ने नारेबाजी की। देखते ही देखते जुलूस को लेकर हंगामा हुआ और तनाव शुरू हो गया। अब आपको बिहार लिए चलता हूं। यह बिहार की तस्वीर देख रहे हैं, कटिहार की। जुलूस के दौरान महावीर मंदिर पर पथराव से तनाव हो गया। कुछ लोगों ने हिंदू मोहल्ले के कई घर और एटीएम को निशाना बनाया है। उपद्रवियों ने पूजा के सामान की दुकानों में भी तोड़फोड़ की है। माहौल बिगड़ता देख इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दरभंगा की तस्वीर आप देख रहे हैं। जुलूस में कुछ लोग नियम तोड़ते और हंगामा करते नजर आए। रोकने पर पुलिस कर्मी पर ही चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद भारी नारेबाजी और बवाल शुरू हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीरें देखिए। मुहर्रम जुलूस के रूट को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। जुलूस में दूसरे देश के झंडे लहराने पर बवाल हुआ। हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया तो भारी हंगामा हुआ। भागलपुर, समस्तीपुर समेत 10 और जिलों में जुलूस पर हिंसा हुई है। अब सवाल यह है, त्योहार कोई भी हो, आखिर हिंसा जो हो रही है ये समाज पर भी एक दाग लगाती है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। ये इधर इससे डाल रहे थे, पीछे से इधर से और ये इधर से पत्थर यहीं से फेंके गए, इधर से वहाँ से। ये सारा पाउडर भी आपके घर के ऊपर बिखरा हुआ? ये सर वहाँ तक सब पाउडर फेंका, वो वहाँ से सब पड़ा है सब। और ये पैनल टूट गया, देखो इस पे क्या नारेबाजी क्या कर रहे थे और उनकी मंशा क्या थी? ये पत्थरबाजी कर क्यों रहे थे? ये केवल हिंदू मुस्लिम भड़काना चाहते थे। आप लोग को डराने की कोशिश थी?
ये और यहाँ हमारे घर से ये हिंदुओं का घर केवट का, इनके घर पे पत्थरबाजी, इनकी टीन टूट गई है। यहाँ पे थे बच्चों को लेके, ये बहू ने यहाँ पे खेल रहे थे, जब पत्थर आने लगे तो बहू इधर लेके कमरे में बच्चों को बंद कर दिया। डर पूरा परिवार डर गया होगा। डर के लिए, और सब सारे लोग बाहर थे। हम वहाँ पे जाके मना करने लगे तो 4-5 लोगों ने पीछे से आके हमको पकड़ लिया, पीट दिया आपको। हाँ। अच्छा। जब हमने मना किया फिर भी वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं बोला कुछ भी। बाद में बीच बराव कराए और फिर वो लोग क्या किए, जैसे वहाँ ये हुआ लफड़ा तो वो लेके बढ़ाए ताजिया और फिर उसके बाद उधर से पत्थर फेंक। हम तो चाहते हैं सभी लोगों की गिरफ्तारी हो, जितने लोग हैं जो दोषी हैं। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कि एक सफेद कलर का पाउडर है, उसको कलर कह सकते हैं, जो भी हो, तो वो जैसे यहाँ वो पहुंचे वैसे पाउडर यहाँ फेंका गया घरों के ऊपर। जब पंकज अवस्थी इन्होंने मना किया कि पाउडर मेरे घर पे क्यों फेंक रहे हो, आप अपने जुलूस में फेंको, तो इनको उनके ही मुंशी तालिब ने, प्रधान के मुंशी जो अब्दुल हसीब है, तालिब और जाहिद नाम के 2 व्यक्तियों ने पकड़ के मारना चालू कर दिया। और इसके बाद बाकी अज्ञात लोग हैं और बाकी लोगों ने फिर ईंट पत्थर यहाँ भी फेंका और 2-3 और हिंदू घर हैं, करीब 4 घरों को निशाना बनाया। सुरक्षा के लिए डर लग रहा है आप लोग को? नहीं, डर तो बाबा जी की सरकार है, नहीं लग रहा है, लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि ऐसे लोगों पे कंट्रोल किया जाए जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। लोग थे, जो लोग यहाँ बैरिकेड लगे थे वो तोड़ के अंदर जाना चाहते थे। पुलिस उनको अंदर नहीं ले जाती कि वो अंदर क्राउड भी हो जाता था, तो पुलिस उनको निकास की तरफ जो रूट था उस तरफ जाना चाहते थे। अगर जबरदस्ती घुसने लगे तो उस बीच में घोड़े वो बैरिकेड्स गिर गए, तो उसके बाद फिर पुलिस को अपने जरा सा हल्का बल उपयोग करना पड़ा और उसके बाद अपना थपड़ी मच गई। कुछ असामयिक तत्व हर समाज में रहते हैं जिनकी वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। 2% हर समाज में रहते हैं, बाकी पूरा समाज बदनाम नहीं होता है। हंसी का पात्र कुछ 2% के लोगों की वजह से बनता है। अब देखिए, दंगाइयों ने दंगा कर लिया, अब बारी थी पुलिस के एक्शन की। तो ये तस्वीर देखिए, त्योहार में तनाव फैलाने के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को शिकंजे में लिया। ये बरेली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बरेली में कुछ लोगों को पकड़ा गया है, कोतवाली फरीदपुर बरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बहराइच की तस्वीर देख रहे हैं। बहराइच में पत्थरबाजी हुई, बहराइच में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही। अब देखिए जरा यूपी में क्या कार्रवाई हुई है। यूपी में खास तौर पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ताजिया और जुलूस पर योगी ने पहले से गाइडलाइन जारी की थी। जिन्होंने नियम और कानून तोड़ा उन पर एक्शन शुरू हो गया। बरेली में एक ताजिए में तार की चपेट में आने से आग लग गई। जांच में पाया गया कि ताजिया 12 की जगह 24 फीट का है। मामले में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया और आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। लखीमपुर में 4 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और पथराव करने वाले इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। बरेली में त्योहार में माहौल खराब करने वालों पर एक्शन हुआ है। 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगरा कुशीनगर में विवादित झंडे को लेकर 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह एक्शन हुआ यूपी में अब तक। अब देखिए जरा मध्य प्रदेश में एक्शन हुआ है, यानी मोहन यादव सरकार ने भी कार्रवाई की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं और पहले से सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे। रतलाम में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने वालों पर एक्शन हुआ है। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिर पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि चारों की हालत चलने लायक नहीं है। इसके बाद उनका जुलूस निकालते हुए मेडिकल के लिए ले जाया गया है। उज्जैन में जुलूस के नाम पर हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। आयोजक इरफान समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जहां हंगामा और बवाल हुआ है वहां के सीसीटीवी भी पुलिस खंगाल रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं उज्जैन मंत्री विश्वास सारंग। ये जो मुहर्रम का जुलूस होता है पूरा शांतिपूर्वक तरीके से निकला और इसको लेकर समय समय पर 3 बार बैठक ली गई थी, जिला स्तर पे कंट्रोल रूम में, थाना स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे, और सभी आयोजकों को बताया गया था कि निर्धारित रूट से ही जुलूस को निकाला जाए। पीछे शुरू के जो 3 आयोजक थे उन्होंने निर्धारित रूट पर निकाला। इरफान खान उर्फ लल्ला, इनका जो घोड़ा है इन्होंने जानबूझकर, इनके साथियों ने जानबूझकर उसको विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास किया, जहाँ ऑलरेडी बैरिकेडिंग थी, जिसके बाद पुलिस बल ने भीड़ को तितर बितर करने के
हल्के बल का प्रयोग किया और पृथक से इनके ऊपर FIR भी दर्ज की। उस तरफ जो बड़ा घोड़ा होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां रहती हैं और अगर कोई एक जुलूस विपरीत दिशा से चलते आएगा तो दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी आयोजकों को साथ में बिठाकर बातचीत कर ही रूट निर्धारित किया गया था और ये कहना कि वो पारंपरिक रूट है बिल्कुल गलत बात है। अभी इसमें आयोजक जो इरफान खान है उनके विरुद्ध और उनके 15 अन्य साथी जो वीडियो में नजर आ रहे हैं उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इन सभी की अभी पहचान की जा रही है फुटेज के माध्यम से और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। ये सुनिश्चित है मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति का टापू ही रहेगा। यदि कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, कोई भी हो कैसा भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई हुई भी है और कार्रवाई होगी। अब देखिए, बात मुहर्रम की हो रही थी, मुहर्रम के बाद अब बात कांवड़ की, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा को लेकर जो दिशा निर्देश है उस पर भी बवाल हो रहा है और कांवड़ यात्रा को लेकर अभी से सियासतदान भी हमलावर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये रुड़की की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रुड़की में शिव वैष्णो ढाबा था, यहां लहसुन प्याज खिला दिया गया, उसके बाद यह हंगामा हुआ है और इस हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। योगी आदित्यनाथ इस हालात पर नजर बनाए हुए। अगली तस्वीर देखिए, योगी आज खुद दौरा करने पहुंचे, हवाई सर्वे, बाढ़ का भी सर्वे कर रहे थे, कहां तक पानी पहुंचा है और कांवड़ का जो रूट होगा वो रूट क्या होगा, कैसे कांवड़ यात्री जाएंगे और उसकी तैयारियां क्या है, बाबा वो भी देख रहे थे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कोई अखिलेश समर्थक देखिए कांवड़ लेकर जा रहा है और उसने PDA लिख रखा है, लिखा है बैनर पर मिशन 2027 PDA। एक तरफ अखिलेश की फोटो लगी है, दूसरी तरफ डिंपल की। और आइए अब आपको बताऊं, कांवड़ यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले सियासतदान क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है और यूपी की पुलिस पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी सरकार को कांवड़ यात्रा पर एक और आदेश जारी करना चाहिए। DMSP कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य का इंतजाम करें और प्रदेश के CO SDM पैर दबाकर कांवड़ियों की सेवा करेंगे। ऐसा करने से प्रशासनिक अधिकारियों को भी पुण्य मिलेगा। क्या योगी सरकार में भक्तों की सेवा सिर्फ दिखावे तक सीमित है? सरकार सुविधाएं तो दे नहीं पा रही है, सिर्फ प्रचार में लगी हुई है। सरकार को कांवड़ यात्रियों के लिए कॉरिडोर बनाना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग से कांवड़ कॉरिडोर बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था का सागर है। अखिलेश यादव इस पर बयानबाजी से बाज आए। 2024 में सपा ने दुष्प्रचार करके कुछ सीटें जरूर जीती, लेकिन अब देश और प्रदेश की जनता सब समझ गई है 2027 में सपा का कथित PDA फ्लॉप साबित होगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही हैं, इसलिए नाम छिपाने में कुछ नहीं रखा। बाबा रामदेव ढाबे पर नाम के संदर्भ में बोल रहे थे, अगर किसी की मर्जी होगी तो वो खाना खाने आएगा, इसलिए नाम छिपाना ना मजहब के हिसाब से सही है और ना धार्मिक या व्यवहारिक तौर पर उचित है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कांवड़ यात्रा धार्मिक आयोजन, इसे शांति से कराना चाहिए। डीजे की आवाज कम हो और जातिगत नारेबाजी से परहेज करें। पिछले साल हुई हिंसा से सबक लेते हुए कांवड़ यात्रा हो। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव को सुनिए जरा। वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर DMSP को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और CO और SDM को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर CO, SDM इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। जैसे ढाबा, पंडित जी ढाबा, वैष्णो ढाबा, कृष्णा ढाबा, और हम लोग ये सब होते हुए देख रहे हैं। थूक जिहाद देख रहे हैं, लब जिहाद देख रहे हैं, लैंड जिहाद देख रहे हैं। मेरे ब्रज में ही ऐसी तमाम जगह हैं जो तीर्थ स्थल हैं,
और वहां जबरदस्ती घेरे बैठे। हिंदू जन्म हुआ, हिंदू जिया और हिंदू ही मरे, ऐसा कानून आना चाहिए। जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, कितनी बार कहां कहां आपने कांवड़ यात्रियों के लिए आपने व्यवस्थाएं की? क्या आप जिस प्रकार मुहर्रम को लेकर के चिंतित रहते हैं, वही चिंता आपकी क्या कांवड़ यात्रा के लिए होती है? नहीं होती। और इस तरह की बयानबाजी करना उनको शोभा नहीं देता। इनको लगता है कि हम हिंदुओं के पर्वों की शिकायत करेंगे, हिंदुओं के सनातन पर्वों की शिकायत करेंगे या उसके आयोजन से लगी हुई कमियां निकालेंगे तो इनका वोट बैंक जो है मजबूत होगा, अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूत होगा। अब ये पता नहीं कहाँ की राजनीति उनके दिमाग में आ गई है कि ठीक है, व्यवस्था की कमी आप निकालिए, लेकिन हमारे पर्वों पर प्रश्न मत करिए। घुघरू वालों को, नाच गाना वालों को कावड़ थोड़े न पसंद आएगा, उनको घुघरू पसंद आएगा। और वैसे भी जो लोग प्रशासन को भैंस ढूंढने के लिए लगाते थे, वो दूसरे पर सवाल तो उठाएंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक बहुत दिलचस्प खबर है। एक बहुत बड़ी सियासतदान वापस टीवी पर आने वाली हैं। तुलसी इज बैक। स्मृति ईरानी को, जिन्हें आपने अमेठी में देखा होगा, प्रचार करते देखा होगा, राहुल गांधी पर हमले करते देखा होगा, कांग्रेस पार्टी पर तीखे वार करते देखा होगा, वो स्मृति ईरानी अब वापस सीरियल में आने वाली है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है उनका नया लुक जो खुद जारी हुआ है, यानी जिस सीरियल में आ रही हैं उसमें उनका ये नया लुक है। अब इस लुक में स्मृति ईरानी आपको सीरियल में दिखेंगी, जिस लुक में आपने पहले उन्हें देखा, जाना, पहचाना और अभिनेता से नेता बनाया। आइए दोनों तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये साल 2000 में जब सीरियल आया था तब का पहला लुक है उनका, और 2025 में ये नया लुक आप देख रहे हैं। दोनों लुक स्मृति ईरानी के आप इस वक्त देख रहे हैं। बाकायदा इस पर पोस्ट किया है स्मृति ईरानी ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, स्मृति ईरानी ऑफिशियल्स के अकाउंट से ये पोस्ट किया गया है, क्योंकि ये जो सीरियल है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसको 25 साल हो गए। ये स्मृति ईरानी ने तस्वीर भी साझा की जो उनके साथ इस सीरियल में किरदार थे। अगली तस्वीर देखिए, स्मृति ईरानी की वो तस्वीर है जब वो शपथ ले रही थी मंत्री के तौर पर। तो अभिनेता रही, सीरियल में छाई और उसके बाद सियासत में भी छाई। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को शिकस्त भी दी उन्होंने, लेकिन पिछली बार चुनाव में हार मिली और अब वो वापस सीरियल में नजर आएंगी। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो, शर्म करो, माफी मांगो सोनिया गांधी। रिजेक्शन, सिलेक्शन और इलेक्शन, छोटे पर्दे की तुलसी ईरानी का ये सच रहा है। स्मृति को छोटे पर्दे के ऑडिशन में रिजेक्शन तक झेलना पड़ा, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो स्मृति घर घर की आदर्श बहू बन गई। ये सफर तब थमा जब जनता ने इलेक्शन में जिताया और उन्हें सत्ता तक पहुंचा दिया। अब एक बार फिर स्मृति ईरानी नया इतिहास लिखना चाहती हैं। वो एक है और यहाँ साइकिल हाथ और हाथी साथ आते हैं। वो एक है और यहाँ साइकिल हाथ और हाथी बंगाल से भी तृणमूल के नेता लाते हैं। आज उनसे कहना चाहती हूँ कि वो एक ही काफी है। स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर कमबैक कर रही हैं। तेवर वही है, अंदाज भी वही है और कलेवर भी वही है। स्मृति क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीजन 2 में एक बार फिर तुलसी की भूमिका में होंगी। उनकी एक्टिंग का फर्स्ट लुक आ गया है। ये सीरियल जल्द ही पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार, 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। और आइए अब आपको बताऊं स्मृति ईरानी कौन से सीरियल में आ रही हैं, कब से आ रही हैं, आखिर कैसे वो अब फिर से छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। स्मृति क्योंकि सास भी कभी बहू थी से फिर से रिलीज हो रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 जल्द शुरू हो रहा है और इस सीरियल में स्मृति अपनी पुरानी भूमिका को ही आगे बढ़ाएंगी। पिछली बार तुलसी ईरानी बनी थी, इस बार भी तुलसी ईरानी बनी है। स्मृति ईरानी का पहला लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। दरअसल इसके चर्चे कुछ दिन पहले ही शुरू हो गए थे, जब शो की 25वीं सालगिरह पर स्मृति ने पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने अपना पुराना लुक शेयर किया था और इंस्टाग्राम पोस्ट में स्मृति ने लिखा था 25 साल पहले
एक कहानी भारतीय घरों में दाखिल हुई और चुपचाप अनगिनत लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सिर्फ एक शो नहीं था, यह भावना, स्मृति और एक अनुष्ठान था। एक ऐसा समय जब परिवार सब कुछ रोककर एक साथ बैठते थे, रोते थे, हंसते थे और उम्मीद करते थे। इस मौके पर हर उस दर्शक को धन्यवाद जिसने तुलसी को अपने परिवार का हिस्सा बनाया। यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं थी, यह हमारी थी और हमेशा रहेगी। पहली बार यह सीरियल साल 2000 में लॉन्च हुआ था। तुलसी वीरानी के तौर पर स्मृति ईरानी सबकी पसंद बन गई थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल ने 2008 तक का सफर तय किया। उस वक्त यह सीरियल भारतीय टेलीविजन का नंबर 1 डेली सोप था और अब इसे फिर से दोबारा दमदार अंदाज में लॉन्च करने की तैयारी है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का प्रीमियर जल्द होगा और इसकी रीलॉन्चिंग 3 जुलाई को होनी थी, आगे बढ़ा दी गई है। स्मृति ईरानी सियासत में भी है, सांसद अभी नहीं है, अमेठी से चुनाव हार गई थी, लेकिन स्मृति ने जीवन में संघर्ष जो किया है उसकी कहानी मैं आपको बताऊं। स्मृति ने दिल्ली के होली चाइल्ड स्कूल से पढ़ाई की, जिसके बाद दिल्ली के ओपन लर्निंग स्कूल में एडमिशन लिया। हालांकि वो बीकॉम की अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। 2001 में पारसी बिजनेसमैन जुबीन ईरानी से शादी की। स्मृति ईरानी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। स्मृति के पिता पंजाबी थे जबकि माताजी बंगाली थी। स्मृति ईरानी की मां शिवानी बागची जनसंघ में थी, उनके नाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। स्मृति ईरानी 3 बहनों में सबसे बड़ी हैं। परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता अजय कुमार मल्होत्रा कुरियर कंपनी चलाते थे। पिता की मदद के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी स्मृति ईरानी ने की है और इसी दौरान उन्हें किसी ने मुंबई में किस्मत आजमाने की सलाह दी। मुंबई ने उनकी किस्मत वाकई बदल दी। वो घर घर की तुलसी बन गई। स्मृति का करियर बहुत दिलचस्प और चैलेंजिंग रहा। स्मृति एक सफल मॉडल और एक सफल एक्ट्रेस रही। छोटे पर्दे से सियासत की ऊंचाई तक का सफर तय किया उन्होंने। स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मोदी की पिछली सरकार में मंत्री रही और करियर होटल के एक वेट्रेस के तौर पर उन्होंने शुरू किया था। 1998 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और टॉप 9 में पहुंची। इसके बाद सीरियल आतिश और हम हैं कल, आज और कल में नजर आई। 2000 में लॉन्च हुआ क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने उनकी जिंदगी बदली। 2012 में बंगाली फिल्म अमृता में उन्होंने अच्छी एक्टिंग की। तो आपको फिर से जो अभिनेत्री है, तेज तर्रार अभिनेत्री, टीवी पर नजर आएंगी। आज की एक और दिलचस्प खबर है, आम पर कोहराम हो गया है। तस्वीर पहली मैं आपको दिखाऊं। यह तस्वीर कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी कि बाबा पहुंचे थे, आम महोत्सव लगाया गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उसका उद्घाटन करने के लिए, आम का सीजन है, लोग शौक से आम खाते हैं। योगी भी पहुंचे, यहाँ किस्म किस्म के आम मौजूद थे। यह तो उद्घाटन की तस्वीर थी। समापन की तस्वीर देखिए जरा। अब आम की लूट शुरू हो गई। लोगों को देखिए जरा, जिसको जो मिला वो लूट रहा है, उठाकर भर रहा है। ये देखिए, लोगों ने आम लूटने शुरू कर दिए। दूसरी तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सज्जन को देखिए, जो आम हाथ में आ रहा है सब उठा लिए। झोला नहीं है फिर भी उठा लिए। यूपी की राजधानी लखनऊ दशहरी आमों के लिए मशहूर है। लाल पीले आमों को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है। आमों की खासियत बताने को लेकर यूपी सरकार ने महोत्सव का आयोजन किया, लेकिन आयोजन के आखिरी दिन महोत्सव में ही लूट मच गई। लोग आम के लिए स्टॉल पर टूट पड़े, कोई झोले में तो कोई हाथ में ही आम लेकर चलता बना। आम की लूट पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। सिस्टम होता, एडमिनिस्ट्रेशन काम किया होता, मैनेजमेंट होता,
तो आम के लिए भगदड़ नहीं मचती, उनको बाकायदा पैकेट में बना देते और सरकार अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रचार करती और पुलिस लगा करके एक लोग आते और आम लेते हुए चले जाते पैकेट। और ये जब आम की बात हो रही है तो अब सियासतदानों के नाम से भी आम आ गए। क्या आपने सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भी आम आता है? एक किस्म है, ये है वो आम की किस्म। आम महोत्सव पर मोदी आम की चर्चा हो रही है। मोदी मैंगो है ये। मलिहाबाद के किसान ने मोदी मैंगो को पेटेंट कराया है और किसान उपेंद्र कुमार ने 100 से ज्यादा मोदी मैंगो के पौधे तैयार किए हैं। एक पौधे की कीमत 1000 रुपए है। यह है योगी मैंगो। आम महोत्सव में योगी मैंगो भी आकर्षण का केंद्र है। आम की इस खास प्रजाति को कलीमुल्ला खां ने विकसित किया है। यह देखिए जिस पे योगी लिखा हुआ। पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। मैंगो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कलीमुल्ला को। कलीमुल्ला ने योगी मैंगो को योगी की तरह ही सख्त बनाया है। एक आम का वजन करीब 1 किलो के आसपास होता है और इसका स्वाद लाजवाब है। गुठली काफी छोटी होती है। यह है हाथी झूल। हाथी झूल आम बड़ा होता है। ये एक आम का वजन 4 से 5 किलोग्राम तक हो सकता है। यह आम हर जगह नहीं उगाया जा सकता है और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सिंदूर आम इसे सबसे खूबसूरत आम माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर नाम रखा गया और किसान एससी शुक्ला ने इसे विकसित किया है और खाने में सबसे स्वादिष्ट आम भी कहलाता है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं इस पर। अखिलेश यादव आज क्या कह रहे हैं? 2.5 किलो के 3-3 किलो के आम देख के आश्चर्य हो रहा था। आम सामान्य लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो यहां प्रदर्शनी में आके देखेगा उसके स्वाद को चखेगा तो सचमुच आम फलों का राजा है। खाने वाले को ही पता लगेगा जो इसका स्वाद लेगा। और मुझे उसी कार्यक्रम के लिए लखनऊ वासियों को यहां आना चाहिए, देखना चाहिए, प्रदेश भर के लोगों को आना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा जहां आम उत्पादन के क्षेत्र हैं कम से कम कमिश्नरी स्तर पर ही 2-2 दिन का ही हो सके, लेकिन एक महोत्सव का कार्यक्रम वहां पर भी होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन काम किया होता, मैनेजमेंट होता तो आम के लिए भगदड़ नहीं मचती। जो आम वहां थे उनको बाकायदा पैकेट में बना देते और सरकार अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रचार करती और सभी बैगों में आम रख देती और पुलिस लगा करके एक लोग आते और आम लेते हुए चले जाते पैकेट, जब तुम्हें देना ही था। और ये सरकार ने जानबूझ के भगदड़ मचवाई। अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके भगदड़ मचाई। उन्हें सब पता था, नहीं पता था इनको। और हमारी बदनामी हो जाए कि वो शिल्पग्राम में हुआ आम के लिए झगड़ा, आम के लिए लूट। तो अखिलेश अपने लिहाज से तंज कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, तहव्वुर ने दे दिया है सबूत। दरअसल पिछले दिनों और कल ही बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर भारत यह सबूत दे दे कि हाफिज और मसूद अजहर ने कोई अपराध किया है, किसी आतंकी घटना में शामिल है, तो इन दोनों को पकड़ के भारत को दे देंगे। ये तो कह दिया इन्होंने, लेकिन सबूत भारत को मिल गया है। अगली तस्वीर देखिए। और जीता जागता जिंदा सबूत ये देख रहे हैं आप। तहव्वुर राणा को आप देख रहे हैं। ये लाल घेरे में आपको तहव्वुर राणा नजर आ रहा है, जिसे अमेरिका से पकड़कर भारत लाया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच में 18 दिन की तहव्वुर राणा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और तहव्वुर राणा ने ऐसे का नाम लिया है जिसको देना भी बिलावल के लिए मुश्किलों भरा होगा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जो मुंबई में अटैक हुआ, तहव्वुर राणा ने अपने कबूलनामे में कहा है इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि आईएसआई थी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। अब इस कबूलनामे और सबूत के बाद मुश्किल पाकिस्तान और उनकी सरकार के लिए है और उनकी आर्मी के लिए। हाफिज मसूद के प्रत्यर्पण पर सबूत मांगने वाले बिलावल को भारत से बड़ा सबूत मिलने वाला है। पाकिस्तान के गुर्गे तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले में लश्कर के साथ ही आईएसआई की पोल खोल दी है।
पाकिस्तानी आतंकी ने ही बता दिया कि मुंबई में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई शामिल थी। अब बिलावल पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाफिज मसूद को सौंपने के साथ अब क्या पाकिस्तानी आईएसआई पर भी मुकदमा चलाया जाएगा? और आइए आपको बताऊं तहव्वुर राणा अपने खुलासे में क्या कह रहा है। 26/11 आतंकी हमला हुआ, 160 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ कर रही है। तहव्वुर राणा 26/11 से जुड़े खुलासे कर रहा है। अब तक तहव्वुर ने कबूला है कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था। पूछताछ में बताया है कि हमला आईएसआई के साथ मिलकर हुआ। तहव्वुर राणा ने हेडली के साथ लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली। कबूला है कि उसने अपनी कंपनी का सेंटर प्लान के तहत खोला जिससे हमले की तैयारी के लिए जगह और सुविधा मिल सके। मुंबई में किए गए लेन देन को बिजनेस खर्चों में दिखाया गया। स्वीकारा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी जगह की उसने रेकी की। मुंबई में आतंकी हमले के दौरान भी वो मुंबई में ही मौजूद था। बताया कि लश्कर आतंकी संगठन ना होकर जासूसी नेटवर्क है, यानी कह रहा है जो लश्कर है ये एक जासूसी नेटवर्क है। लश्कर के गुर्गे पाक के लिए भारत में जासूसी करते हैं। भारत में लश्कर के स्लीपर सेल नेटवर्क होने के सबूत मिले और इस नेटवर्क के जरिए लश्कर भारत में जासूसी करा सकता है। लेकिन कई आतंकी हमलों में लश्कर के शामिल होने के भी सबूत मिले। ऐसे में यह साफ है कि लश्कर आतंकी घटनाएं अंजाम देता है, लेकिन तहव्वुर के बयान से साफ है कि हमले आईएसआई ही कराती है। आईएसआई ने ही तहव्वुर राणा को हमले के प्लान के तहत मुंबई भेजा। खाड़ी युद्ध के दौरान खुफिया मिशन पर उसे सऊदी भी भेजा गया और 26/11 मुंबई अटैक में उसके शामिल होने की जांच हो रही है। यह है इसका कबूलनामा। लेकिन तहव्वुर राणा के बारे में मैं आपको बताऊं कौन है यह शख्स, तब आपको अंदाजा होगा। इसका यह कहना कि यह खुद आईएसआई का एजेंट है बहुत बड़ी बात है। यह तहव्वुर राणा की वो तस्वीर जब इसे प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया अमेरिका से। देखिए जरा तहव्वुर राणा का क्या कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ। तहव्वुर राणा मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है। राणा की जो पत्नी है वो डॉक्टर है और पिता इसके प्रिंसिपल रहे हैं। आतंकी तहव्वुर लगभग 7 भाषाओं में बोल सकता है। वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम करता है और तभी वो पाक में आईएसआई और लश्कर का करीबी बन गया। इस तरह डॉक्टर के नाम पर 10 साल आतंकियों से जुड़ा रहा। फिर इसके बाद 1997 में पत्नी के साथ वो कनाडा चला गया। कनाडा की नागरिकता लेने के बाद वो अमेरिका चला गया। बाद में तहव्वुर राणा अमेरिका के शिकागो में जाकर बस गया। शिकागो में उसने इमिग्रेशन और ट्रेवल एजेंसी शुरू की। फिर इसी एजेंसी के जरिए उसने डेविड हेडली को भारत भेजा। मुंबई हमले की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर है। चार्जशीट के मुताबिक तहव्वुर राणा आईएसआई और लश्कर का सदस्य था। हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की इसने मदद की। ऑफिस की आड़ में हेडली के लिए मुंबई में आतंकी अड्डा बनाया। हेडली ने भारत आकर हमले के लिए मुंबई की रेकी भी की, जबकि तहव्वुर कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड गया था। पाकिस्तान, अमेरिका से लेकर कनाडा तक उसने जाल बिछाया। मुंबई आतंकी हमलों पर हमलावरों के लिए वीरता पुरस्कार मांगा था। इसने कहा था सभी को पाक का निशाने हैदर पुरस्कार मिलना चाहिए। यह खुलासा अमेरिकी अधिकारियों ने इससे पूछताछ में किया। फिलहाल अब तहव्वुर भारतीय एजेंसियों के सामने राज खोल रहा है। देखिए अब बड़ी बात यह है तहव्वुर ने जिनका नाम लिया है कि कौन लोग थे, वो कोई और नहीं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर 26/11/2008 में मुंबई में अटैक हुआ, मुंबई टेरर अटैक। उस वक्त आईएसआई का चीफ था ये शख्स, इसका नाम है शुजा पाशा, और आर्मी चीफ थे कयानी। उसका कहना है कि वो आईएसआई का एजेंट था, यानी आईएसआई इस काम में भी शामिल रहती है। आईएसआई बाकायदा हमले करवाने में, भारत के खिलाफ आतंकी षड्यंत्र रचने में बड़ा रोल रहता है। अगर तहव्वुर राणा कह रहा है वो आईएसआई का एजेंट था, 26/11 टेरर अटैक में शामिल था। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। इसे 1948 में बनाया गया, लेकिन इस पर लगातार दुनिया में आतंक फैलाने के आरोप है। 1980 में आईएसआई ने अमेरिकी CIA के साथ मुजाहिदीन का समर्थन किया था। बाद में तालिबान और अलकायदा के भी समर्थन के आरोप लगे इस पर। पाक रक्षा मंत्री ने खुद अमेरिका के लिए आतंक फैलाने की बात स्वीकारी है। कहा पाक का आतंकवाद को सपोर्ट और टेरर फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई आतंकी फंडिंग पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करती है।
इसमें आतंकियों को वेतन, हथियार और अन्य परिचालन शामिल है। भारत के खिलाफ आईएसआई ने दर्जनों आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में खड़े किए। इसमें लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन हैं। संसद पर हमले से लेकर मुंबई अटैक तक आईएसआई के शामिल होने के सबूत मिले। मुंबई अटैक के लिए लश्कर के आतंकियों को आईएसआई ने ही ट्रेन किया था। अभी तहव्वुर ने 26/11 अटैक में आईएसआई के शामिल होने का खुलासा किया। आईएसआई कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी, हवाला नेटवर्क से फंडिंग जुटाती है। इसके अलावा दान के नाम पर दुनिया से आतंक पर फंडिंग कराई जाती है। सिर्फ भारत ही नहीं, आईएसआई दुनिया के कई देशों में आतंकी सप्लाई करते हैं। पाक के पड़ोसी मुस्लिम मुल्क ईरान में जैश अल अदल आतंक फैलाता है और इस संगठन को समर्थन और फंडिंग पाक का आईएसआई ही करता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करने वाले भी आईएसआई है। हालांकि अब सत्ता में आने के बाद तालिबान ने उससे सभी रिश्ते तोड़ दिए। दुनिया के बड़े आतंकवादियों को सेफ ठिकाना भी आईएसआई मुहैया कराती है। अमेरिका का कट्टर दुश्मन उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया। भारत का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। कहा जाता है आईएसआई पैसे लेकर आतंकियों को तमाम सुविधाएं देती है। फिलहाल आईएसआई को दुनिया में आतंक की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। तहव्वुर राना का इंडिया वापस लाना एक सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो आईएसआई की डिफीट थी, पाकिस्तान की डिफीट थी। उससे भी बड़ी बात यह हो गई कि तहव्वुर राना ने यहां आने के बाद जिस तरह से बोलते हैं ना, तोते की तरह पढ़ना शुरू कर दिया। जो सवाल उसको पूछे गए थे वहां पर उसने पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी, लश्कर, कौन सी ऐसी चीज है जिसको उसने एक्सपोज नहीं किया। अब आगे बात के इन सारे एक्सपोजर से फायदा घाटा किसका? सबसे बड़ा घाटा ऑब्वियसली पाकिस्तान का है, पाकिस्तान आर्मी का है और पाकिस्तान की आईएसआई का है। अब आती है बात कि इंडियन आर्मी, इंडिया इसको कैसे यूज करता है, क्योंकि अगर आपको एक्सपोज करना नहीं है तो ये सारा बेकार हो जाएगा। इंडिया को इस समय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि तहव्वुर को वापस भेजने वाली यूएस है, एक्स्ट्राडिशन करने वाली यूएस को ये सारे प्रूफ देने चाहिए। मैं तो कहता हूं ये हर दुनिया के हर उस कंट्री के पास एज अ डोजियर ऑब्लिक फाइल ऑब्लिक रिकॉर्डिंग भेजनी चाहिए कि उसने क्या बोला, किस तरीके से आईएसआई इन्वॉल्व थी, आईएसआई दुनिया में और क्या क्या जगहों पर इन्वॉल्व है, क्या क्या टेररिज्म से रिलेटेड काम कर रही है। और इस ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई को इंटरनेशनली एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अब हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए कि दुनिया को हम उजागर करें कि इसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो टेररिस्ट आतंकवादी जो आतंकवाद पे काम होता उस पे हम कर सकते हैं कि इसको भी ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था, इसलिए पाकिस्तान के आईएसआई पर भी लगाम कसी जाए। तो पाकिस्तान बेनकाब हुआ, एक खुद आतंकी कबूल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुनिया के सामने बेनकाब किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, ब्रिक्स की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री ब्राजील में थे, ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इस पर भी बोला है और दुनिया के सभी देश जो वहां मौजूद थे सब ने इसकी निंदा की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जिस वक्त पीएम मोदी बोल रहे थे और दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे। देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इससे पहले आपको याद होगा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब एससीओ की बैठक में गए थे जिसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया था। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, आतंकवाद को मानवता के खिलाफ बड़ा खतरा बताया। कहा पहलगाम में अमानवीय कायराना आतंकी हमला हुआ, भारत की आत्मा, पहचान और सम्मान पर हमला किया गया। यह सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। पीएम मोदी ने कहा आतंक की निंदा सिद्धांत होना चाहिए, आतंकवाद पर कार्रवाई में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, आतंकियों के खिलाफ पाबंदियों में संकोच नहीं होना चाहिए, आतंक के पीड़ितों और समर्थकों को एक तराजू में नहीं तौल सकते, आतंकियों और समर्थकों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, फायदे के लिए आतंकवाद को चुपचाप समर्थन देना गलत है, आतंक या आतंकियों के साथ स्वीकार नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने बयान ब्रिक्स समिट में दुनिया के देशों के सामने दिया है। चीन, ब्राजील समेत दुनिया के कई मुल्क इस संगठन में शामिल हैं।
सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश मिलना भारत की कूटनीतिक विजय है और उसका श्रेय पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी विदेश नीति को जाता है। जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, आतंकवाद के समूल नाश के लिए भारत की ये नीति अब पूरे विश्व को अपनाने की जरूरत है। जब हमें सहयोग की जरूरत थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, पहलगाम हमले के बाद कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। आज जो ब्रिक्स की बात आप कर रहे हैं उसमें न चीन गया है न रशिया गया है, तो अब उसके बाद क्या रह जाता है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं देश के लिए कुछ हासिल नहीं करके आती। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं कि आखिर बारिश के बाद दुनिया के किस किस मुल्क में क्या हालात हैं। चीन से भारत तक सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले चीन की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये चीन की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सैलाब आप देख रहे हैं अपने साथ घरों को बहा ले जा रहा है। अब देखिए जरा ये इमारतें बाढ़ में डूब गई और मलबा निकल रहा है, साथ में अपने साथ बहा कर ले जा रही। ये देखिए इंडोनेशिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इंडोनेशिया में देखिए कार बही जा रही है, पानी घरों में भरा हुआ है और अपने साथ पानी गाड़ियों को बहा ले जा रहा है। ये देखिए अमेरिका की तस्वीर, अमेरिका की टेक्सास की तस्वीर आप देख रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी आपको पानी पानी नजर आएगा। वहां पानी भरा है और यहां देखिए नोएडा की तस्वीर। यहां गड्ढा हो गया बीच सड़क। बनाने वाले ने ऐसी सड़क बनाई, देखिए कि थोड़ी सी बारिश के बाद क्या हाल हो गया है। बड़ा गड्ढा बीच सड़क, नोएडा के सेक्टर 100 की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए उड़ीसा की तस्वीर दिखा रहा हूं। पानी के बीच फंस गया है जंगली हाथी और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। अगली तस्वीर देखिए, ये हमीरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी के हमीरपुर की। ये बता रहा है शख्स क्या हाल है इलाके का, सुनिए। कम से कम सैकड़ों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घनी आबादी में कम से कम सैकड़ों से ज्यादा लोग रहते होंगे और वहाँ पे रहने वाले लोग को देखिए कैसी हालत है। और यहाँ से देखिए ऐसे पाँव रखने पे यहाँ से पाँव रख जाता है, कीचड़ की हालत देख सकते हैं। वहाँ दिखाइए भैया, वहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा कीचड़ है और चारों तरफ ही कीचड़ हुआ है। पूरी रास्ता नर्क है, नर्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घनी आबादी में कम से कम सैकड़ों से ज्यादा लोग रहते होंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश लिए चलता हूं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। शहडोल में पूरा पानी भरा हुआ है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से डूब गया। ये देखिए छतरपुर में, एमपी में पानी भरने पर अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं गांव वाले।
राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आइए अब आपको बताऊं, बिहार लिए चलता हूं। बिहार से आज हिला देने वाली खबर आई। डायन बताकर 5 लोगों को मार डाला है। यह तस्वीर है, 5 लोगों को डायन बताकर पीट पीट कर मार डाला है। बिहार के पूर्णिया की तस्वीर है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये वो जगह देख रहे हैं जहां से शव बरामद हुए। आइए आपको बताऊं घटना क्यों हुई, क्या वजह बताई जा रही है और क्या एक्शन लिया गया है। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई। बताया जा रहा है पहले 5 लोगों को पीट पीट कर मारा गया। मौत के बाद शवों पर डीजल डालकर जला दिया गया। मृतक बाबूलाल उरांव का परिवार झाड़ फूक करता था। 3 दिन पहले गांव में एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से ग्रामीण बहुत नाराज थे। रविवार को 50 लोगों ने आदिवासी परिवार पर हमला बोल दिया। परिवार की महिला को डायन बताकर पीटने लगे, जिसके बाद सभी 5 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। पीड़ित परिवार में एक बेटा सोनू ही जिंदा बचा है। 15 साल के सोनू का दावा है, मेरे सामने ही पूरे परिवार को मार दिया, फिर शवों को उठाकर दूसरी जगह ले गए। सोनू ने भागकर अपनी नानी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के लिए डॉग स्क्वाड की टीम गांव पहुंची और घर से 1.5 किलोमीटर दूर 5 शवों को बरामद कर लिया गया। घटना के बाद SIT बनाई गई है, जो जांच कर रही है और दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। आइए अब बताते हैं आपको आज का सूत्र क्या है। आज के सूत्र में खास, हार आपको विनम्र बनाती है और मुश्किलों में लड़ना सिखाती है। अगर आप जीतते रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपको कहां और कितने सुधार की जरूरत है। जिंदगी और कामयाबी का यह सूत्र दिया था टीम इंडिया के सबसे कामयाब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने। धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ। स्कूल के दिनों में धोनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे। एक दिन क्रिकेट टीम का विकेट कीपर नहीं आया तो स्पोर्ट्स टीचर ने धोनी से पूछा, नया रोल ट्राई करोगे? बस यहीं से धोनी का क्रिकेट का सफर शुरू हो गया। लेकिन परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्हें खेल के साथ काम की भी तलाश थी। तब कोच ने समझाया, क्रिकेट में इतना अच्छा करो कि पैसे की बारिश होने लगे। धोनी ने यही किया। कड़ी प्रैक्टिस और दमदार खेल से बिहार की रणजी टीम में जगह बनाई। उसी समय धोनी को रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी मिल गई और घर में पैसे तो आने लगे, लेकिन उनके लिए नौकरी और क्रिकेट एक साथ संभालना मुश्किल हो गया था। जिंदगी में पहली बार धोनी पर इतना बड़ा दबाव था, जिससे निकलने के लिए धोनी ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और क्रिकेट खेलने लगे। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया तो टीम इंडिया में भी उन्हें जगह मिल गई। 2007 में जब सचिन, गांगुली और द्रविड़ से लैस टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई तो धोनी को T20 टीम की कमान मिली और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। धोनी ने T20 वर्ल्ड कप में देश को चैंपियन बनाया। टीम इंडिया जब भी दबाव में होती या रोमांचक मैच में खिलाड़ी नर्वस हो जाते तो धोनी शांत रहते और अपनी रणनीति से हारी बाजी भी जीत लेते। इसी वजह से धोनी को कैप्टन कूल का नाम मिला है। उन्होंने दबाव से निपटने का अहम सूत्र दिया। दबाव एक सामान्य भावना है जिसे स्वीकार करना चाहिए। दबाव में शांत रहकर अपने अनुभव और रणनीति पर पूरा भरोसा करें और यह भी स्वीकार करें कि सारी मुश्किलें आप अकेले दूर नहीं कर सकते। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।